नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको हम प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। ये कंप्यूटर में इनबिल्ट रहती है, यानी जब आप कंप्यूटर सिस्टम खरीद के लेके आते हैं तो उसके अंदर ही अटैच रहती है प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम लोग अपनी इच्छा अनुसार बाहर से लगा सकते हैं, इन उसको बाहर से जो है अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया बेसिक अंतर, डिफरेंट प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में। अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर का जो बेसिक कार्य होता है, ऑपरेशन करना, प्रोसेस करना, उसके काम आती है। और जो सहायक मेमोरी होती है उसका काम जो है मुख्य रूप से जो भी हमारा जो डाटा होता है उसको स्टोर करने का होता है। देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो फिर से जो है कई प्रकार की होती है, जिसमें ये जो मुख्य प्रकार है वो है रैम। ठीक है, देखिए रैम जो होता है जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो मुख्य काम होता है वह वर्तमान कार्य हेतु होता है। वर्तमान कार्य हेतु होता है, इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर होता है वो अपने जिस भी ऑपरेशन के लिए जो भी स्थान घेरता है, जो भी स्पेस घेरता है, जो भी मतलब मेमोरी घेरता है, उसको हम लोग जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, हमारा कंप्यूटर फैक्ट्री की तरह है। इसके अंदर क्या होता है, इनपुट हम लोग देते हैं और वहाँ पर जो है ऑपरेशन होता है, यानी प्रोसेसिंग का काम होता है और उसके बाद फिर हमको जो है आउटपुट मिल जाता है। जैसे एक फैक्ट्री में हम लोग कच्चा माल डालते हैं, प्रोसेसिंग होती है और फिर हमको तैयार माल मिलता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी हम लोग इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है और फिर हमको आउटपुट मिलता है। ठीक, अभी जो आउटपुट मिलता है, देखिए फैक्ट्री में जो आउटपुट मिलेगा, जो तैयार माल मिलेगा, उसको हम लोग किसी गोदाम में स्टोर करते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो प्रोसेस यानी जो प्रोसेस डाटा होता है, जिसको हम लोग जो है इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, प्रोसेस्ड डाटा को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी कहीं स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए होती है, तो उस जगह को हम लोग जो है मेमोरी कहते हैं, जहाँ पर जो प्रोसेस्ड डाटा जो होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक, इतनी बताइए आपको समझ में। तो देखिए, ये जो रैम होता है, ये जो रैम होता है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये वो स्पेस है, ये वो मेमोरी है जहाँ पर कोई काम जो है कंप्यूटर द्वारा कोई काम किया जाता है। जैसे आप फैक्ट्री से समझिए, फैक्ट्री में एक तो ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जो डाटा को स्टोर, जहाँ पर जो माल तैयार माल को स्टोर किया जाता है, और एक स्थान वो भी होता है जहाँ पर फैक्ट्री में जहाँ पर मशीनें रखी होती हैं और जहाँ पर मशीनें वर्क करती हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा मतलब एक ऐसी मेमोरी जहाँ पर हमारा प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, उसको हम लोग रैम कहते हैं। मतलब जहाँ जिस मेमोरी का उपयोग काम करने के लिए होता है, उसको हम लोग जो है रैम कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए, हम कंप्यूटर करता है क्या, कंप्यूटर देखिए प्रोसेसिंग का काम करता है, प्रोसेसिंग का मतलब जैसे मान लीजिए कोई वीडियो प्ले हो रहा है, या फिर कैलकुलेशन का काम हो रहा है, 2+2=4 हो रहा है, तो ये जो इस वर्क के लिए, इस ऑपरेशन के लिए, इस प्रोसेसिंग के लिए जो मेमोरी यूज़ हो रही है उसको हम लोग जो है रैम कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गई। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दीजिए कि रैम होता क्या है, रैम होता क्या है। ठीक है, तो रैम का मतलब क्या हो गया, जो कंप्यूटर जिस भी कार्य को करता है, जिस भी प्रोसेस को करता है, उसके लिए जिस मेमोरी की आवश्यकता होती है उसको हम लोग रैम कहते हैं। अब देखते हैं इस रैम की खासियत क्या होती है। देखिए, इस रैम की पहली खासियत तो ये होती है कि ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि जब तक पावर सप्लाई होती है तब तक तो जो है हमारा ये रैम वाली जो मेमोरी होती है वो तब तक बची रहती है। जैसे ही पावर कट हुआ, हमारी जो रैम की मेमोरी होती है वो भी कट हो जाती है। ठीक है, तो वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जो रैम जो मेमोरी होती है उसके लिए पावर सप्लाई अनावरत कंटिन्यू पावर सप्लाई जो है ज़रूरी होता है। जैसे पावर सप्लाई कटेगा वैसे ही हमारी जो है मेमोरी भी जो है कट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब इसे इसके लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये मेमोरी कैसी होगी, टेम्प्रोरी मेमोरी होगी, अस्थायी मेमोरी होगी। तो ये इसके जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है,
अब देखिए इसके प्रकार को समझते हैं। देखिए रैम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक एस रैम होता है, एक डी रैम होता है। एस रैम को हम लोग जो है स्टैटिक रैम कहते हैं। अब स्टैटिक रैम क्या होता है? स्टैटिक रैम की कुछ खासियत है, उसको पढ़ लेते हैं। स्टैटिक रैम जो होता है वो कैश मेमोरी को बनाता है। ये तेज़ होता है, यानी एक्सेस के लिए उपयोगी होता है। ये तेज़ एक्सेस के लिए उपयोगी होता है। अब एक्सेस किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए कि एक्सेस होता क्या है। देखिए एक्सेस का मतलब ये होता है कि तेज़ पहुँच। एक्सेस मतलब होता है पहुँच। जो भी हम इनपुट देते हैं वो सीपीयू को जाता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद फिर जो हमको प्राप्त होता है, यानी जो आउटपुट हमको मिलता है, ये जो पूरी क्रिया होती है, ये जो पूरा जो क्रिया हुई है, इनपुट प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद फिर जो आउटपुट मिला हमको, इस पूरी प्रक्रिया में जो समय लगता है उसको हम लोग जो है एक्सेस टाइम कहते हैं। यानी अगर टाइम कम लगेगा तो हमारी एक्सेस क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। तो इसकी जो एक्सेस होती है एस रैम की वो ज़्यादा होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा चीज़। अब देखिए तो एक्सेस का मतलब समझा गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। डेटा ज़्यादा देर तक स्टोर रहता है। एस रैम में जो डेटा होता है ज़्यादा देर तक स्टोर रहता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जो एस रैम की मेमोरी होती है वहाँ पर जो है जो डाटा होता है वो ज़्यादा देर तक स्टोर रहता है, परिवर्तन इसमें नहीं किया जा सकता। ये चीज़ आपको अभी आगे हम समझाते हैं। ये कम बार रिफ्रेश करती है। देखिए इसका मेन कारण जो यही होता है, जो एस रैम की जो मेमोरी होती है वो अपने आप को कम बार रिफ्रेश करती है। ठीक है भाई, देखिए कोई भी मेमोरी होती है, कोई भी मशीन होती है, उसको रिफ़्रेशमेंट की आवश्यकता पड़ती है। उसको रिफ़्रेशमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इंसान जब बोर हो जाता है तो उसको रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से जो है डाटा भी जो होता है उसको भी रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग जो अपने मेमोरी अपने जैसे फ़ोन की जो हमारी मेमोरी होती है उसको हम लोग जो रिफ़्रेश करते रहते हैं। लैपटॉप में भी जो एक रिफ़्रेशमेंट का जो बटन होता है जिससे हम लोग अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करते रहते हैं, उसी प्रकार से समझ लीजिए कि जो एस रैम होता है उसको जो रिफ़्रेशमेंट की जो होती है कम आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को अगर कम आवश्यकता पड़ रही है रिफ़्रेशमेंट की, तो उसकी जो स्टोरेज क्षमता होगी वो ज़्यादा होगी, उसमें परिवर्तन जो है कम होगा। यही कहने का मतलब इन दोनों पॉइंटों में आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं डी रैम पे। डी रैम जो हम जिसको हम लोग जो है डायनेमिक रैम कहते हैं। ये जो डायनेमिक रैम होती है ये 1 मिनट में जो है 1000 बार रिफ्रेश करता है स्वयं को, जिससे परिवर्तन हो सकता है, जिससे जो है परिवर्तन होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? भाई एस रैम में क्या था कि जो रिफ्रेशमेंट कम होता है, इसलिए डाटा जो है जल्दी परिवर्तित नहीं होता है। और डी रैम में क्या होता है, वो 1 मिनट में स्वयं अपने आप को जो है 1000 बार जो रिफ्रेशमेंट कर रहा है, तो परिवर्तन क्या होता है? जल्दी होता है। चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लड़के हैं, 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट जो है वो 15 मिनट पढ़ता है, बोर हो जाता है, उसको रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक बच्चा है जो 30 मिनट और जो 60 मिनट पढ़ता है या जो 1 घंटा पढ़ता है, उसके बाद उसको रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों लड़कों में से स्टडी किसकी ज़्यादा होगी, कौन जो है ज़्यादा मतलब मोर स्टडी करेगा, तो आप बताएंगे कि जिसको जो है रिफ्रेशमेंट की कम आवश्यकता पड़ रही है वो ज़्यादा पढ़ाई करेगा, और जिसको जो है ज़्यादा रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ रही है वो जो है पढ़ाई कम करेगा। अब 15 मिनट वाला जो है 15 मिनट बाद अपने आप को रिफ़्रेश कर रहा है, फिर 15 मिनट फिर दोबारा रिफ़्रेश कर रहा है, मतलब वो 1 घंटे में अपने आप को 4 बार रिफ़्रेश कर रहा है। और जो 1 घंटे वाला 1 घंटे में जो रिफ़्रेश हो रहा है वो 1 घंटे में सिर्फ अपने आप को 1 बार रिफ़्रेश कर रहा है। तो जो रिफ़्रेशमेंट में जो टाइम लग रहा है, जो रिफ़्रेशमेंट में टाइम लग रहा है, उतनी पढ़ाई में वो जो है पढ़ाई कर ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जिसको रिफ़्रेशमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उसकी जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी, उसमें परिवर्तन की क्षमता जो है ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है एस रैम और डी रैम में। डी रैम में क्या होता है, रिफ्रेशमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। और जो एस रैम होता है इसमें रिफ्रेशमेंट कम होता है, इसलिए इसमें परिवर्तन भी जल्दी नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, विस्तार से मैंने आपको समझा दिया है। देखिए एक डी रैम का एक भाग होता है एस डी रैम। एस मतलब सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। ठीक है, ये एक प्रकार का जो है डी रैम ही होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं रोम पे। जल्दी जल्दी कर लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रोम रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं, डेटा को संग्रहित करने के लिए होता है। देखिए जब शुरू शुरू में कंप्यूटर बना था तो एक्सटर्नल जो मेमोरी होती है उसका कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो देखिए जो मेमोरी होती है वो 2 काम के लिए, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो 2 काम के लिए होती है। एक तो ऐसी मेमोरी जो प्रोसेसिंग के काम आती है, और एक ऐसी मेमोरी जो प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट मिलता है उसको स्टोर करने के काम आती है। तो जो शुरुआती जो कंप्यूटर थे उसमें जो है
रैम होता था, रैम क्या करता था, प्रोसेसिंग वाली मेमोरी का काम आता था। और जो रोम होता था, रीड ओनली मेमोरी रोम जो होता था, वो स्टोरेज के काम आता था। ठीक है, तो रोम का काम क्या है, रोम का काम वही होता है जैसा कि हमारा जो है एक्सटर्नल मेमोरी जो काम करती है, वही काम लगभग जो है रोम भी करता है। ठीक है, रोम को समझ लेते हैं। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, डेटा को संग्रहित करने के काम आता है। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि बिजली जाने के बाद भी जो मेमोरी होती है वो बनी रहती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब यही होता है। रैम क्या था, बिजली कट हुई तो डाटा भी कट हो गया। यहाँ क्या होता है, बिजली कटने के बाद भी जो है डाटा बना रहता है। ठीक है, अब देखिए रोम के कुछ प्रकार हैं। रोम का जो प्रकार, पहला प्रकार है वो पी रोम है। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम। डाटा एक बार ही डाला जाता है, फिर केवल उसे रीड किया जा सकता है। अब देखिए, डालना और केवल उसको रीड करना, केवल इसमें जो है पी रोम में सिर्फ यही काम होता है। एक बार डाटा डाल दिया गया, एक बार डाटा को राइट कर दिया गया, तो फिर जो है उसे रीड ही किया जा सकता है, दोबारा से राइट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जो शुरू शुरू में जो कंप्यूटर बने थे उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि डाटा को जो है मिटाया जा सके और फिर दोबारा से जो है उसको लिखा जा सके। वहाँ एक बार डाटा डाल दिया गया, उसके बाद जो है उसको जो है लिखा जा सकता था, राइट किया जा सकता था, रीड नहीं किया जा सकता। देखिए, राइट और रीड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। देखिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोर्ड पर कोई कोई भी कुछ भी पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, पढ़ाने के बाद मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसको आप जो है अपनी कॉपी में डाल लीजिए। तो डालने का मतलब क्या है, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने कंप्यूटर में किसी भी डाटा को डालते हैं, तो डालने का मतलब होता है कि कंप्यूटर की भाषा में उसको लिख लेना। और जब डाटा को अपने कंप्यूटर से निकालते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर की जो भाषा होती है वहाँ से जो है चीज़ों को पढ़ लेना। ठीक है, तो डाटा किसी कंप्यूटर में जाता है तो उसको हम जो है राइट कहते हैं, और डाटा जब कंप्यूटर से हम लेते हैं तो उसको हम रीड कहते हैं। जो कंप्यूटर की भाषा में होती है, कंप्यूटर साइंस की भाषा है रीड और राइट। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। रीड और राइट, कंप्यूटर में रीड और राइट का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम चलो चलते हैं पीरोम पे। पीरोम भी हम लोगों ने देख लिया था। इसमें क्या होता है, डाटा एक बार राइट होता है और फिर जो है केवल रीड किया जा सकता है। ठीक है, पीरोम की मेमोरी डिलीट नहीं की जा सकती। ठीक है, एक बार जो डाटा डाल देगा वो स्थायी हो जाता है। लेकिन अब देखिए, किसी भी मतलब कंप्यूटर में अगर एक बार डाटा डाला जाए और उसको दोबारा जो दोबारा जो मतलब उसको जो मिटा के जो है दोबारा डाटा ना डाला जाए, तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा ना, और बहुत ज़्यादा जो है अनयूजुअल भी हो जाएगा। बार बार जो है नया नया जो है रोम डलवाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार डाल दिए और उसके बाद उसको मिटा नहीं सकते। तो दोबारा अगर उसको मिटा नहीं सकते तो फिर दूसरी मेमोरी कैसे डालेंगे, तो उसको भाई दूसरी मेमोरी को डालने के लिए पहली मेमोरी को मिटाना ज़रूरी है ना। तो इसको इसमें सुधार किया गया, और सुधार करने के बाद फिर जो है एक रोम लाया गया, ईपी रोम। ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम था। इसके अंदर की मेमोरी को यूवी किरण से डिलीट किया जा सकता था। देखिए, धीरे धीरे जब कंप्यूटर का विकास हुआ, तो जो रोम था, जो पी रोम था, प्रोग्रामेबल जो रोम था, उसकी मेमोरी को मिटाने का जो है जो काम था उसमें भी प्रोग्रेस हुआ, और हमने जो है एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम ईपी रोम को बनाया। अब देखिए, इसमें क्या था, जो मेमोरी थी उसको यूवी किरण के माध्यम से, अल्ट्रा वायलेट किरण के माध्यम से डिलीट किया जा सकता था। लेकिन अल्ट्रा वायलेट किरण से जो है इससे जो है इसको जो है वो किया जा सकता था, डिलीट किया जा सकता था। लेकिन ये भी बड़ा जो है झिलाऊ काम था। कंप्यूटर के अंदर अल्ट्रा वायलेट किरण को डालना ये बहुत ही मतलब दिक्कत भरा काम था। इसके अंदर भी सुधार किया गया। उसके बाद जो है ईपी रोम के बाद जो है ईईपी रोम लाया गया है। ईईपी रोम जो होता है उसका जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल पी रोम। मतलब इलेक्ट्रिकली जो है डाटा जो है उसको जो इरेज किया जा सकता है। अब देखिए, जो कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। अब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो जाती है। अब उसी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमने जो है डाटा को जो है इरेज कर दिया। अब काम आसान हो गया भाई। यूवी को जो है कंप्यूटर में डालना कठिन है, लेकिन इलेक्ट्रिक को डालना तो बहुत आसान है, क्योंकि जो है कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रिक से चलता ही है। इसलिए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम जो है बहुत आसान हो गया। अब क्या होगा, अब जो है पी रोम में जो भी डाटा है उसको हम इरेज भी कर सकते हैं, यानी इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और उसके बाद जो उसको डाल भी सकते हैं। यानी कि रीड का काम भी हो सकता है, राइट का भी काम हो सकता है, दोनों काम हो सकता है। अब जो है ई पी रोम जो है उसने क्या करा, कंप्यूटर मेमोरी को जब बहुत ही आसान बना दिया, बहुत ही सुलभ बना दिया, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली बना दिया। ठीक,
ठीक है। तो ई पी रोम जो है ना, बिजली की मदद से तुरंत जो है डेटा डिलीट किया जा सकता है। इसका उदाहरण क्या है, पेन ड्राइव। जैसे पेन ड्राइव होता है वही काम जो है ई पी रोम का है। अब जैसे जो ई पी रोम जो होता है, जो कि इंटरनल मेमोरी का जो हिस्सा है, ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एक्सटर्नल मेमोरी काम करती है। जैसे हमारी जो हार्ड डिस्क होती है, सी डी जो होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है, पेन ड्राइव जो होता है, चिप जो होती है, वैसा ही जो है ई पी रोम भी होता है। ठीक। और जल्दी किया जाए, वीडियो लंबा हो रहा है ना। मेमोरी हायरार्की देखिए, मेमोरी हायरार्की में सबसे तेज़ मेमोरी किसकी होगी, ये सबसे तेज़ मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी की होती है। उसके बाद कैश मेमोरी होता है, उसके बाद मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी और कैश मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी के ही भाग हैं। ठीक है। उसको जैसे मैग्नेटिक डिस्क जो होती है, मैग्नेटिक और टेप जो होते हैं, ये सब जो सेकेंडरी मेमोरी यानी जो बाहर से लगाई जाती है मेमोरी, उसके भाग हैं। ठीक। इसको आप लोग देख लीजिएगा। स्टोरेज क्षमता सबसे ज़्यादा जो है तथा एक्सेस समय का बढ़ता क्रम। एक्सेस समय क्या होता है, इसको मैंने ऊपर बता दिया है। स्टोरेज क्षमता सबसे तेज़ रजिस्टर मेमोरी होती है, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी, और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। ठीक। इसको हम देख लीजिएगा। देखिए कुछ जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं, कुछ जो सेकेंडरी जो डिवाइस हैं उसके उदाहरण है, मेमोरी कार्ड होते हैं, हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क। थोड़ा सा आप लोगों को देख लीजिए, अब ये बंद हो गया है, इसलिए आप लोग जिसको समझ नहीं पाते कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। फ्लॉपी डिस्क भी देखिए ऐसी होती है, इसको देख लीजिएगा। इसके अंदर भी जो हम लोग मेमोरी का काम करते हैं, इसमें जो है डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव आप लोग देखते होंगे, ऑप्टिकल डिस्क ये लोग भी आप लोग जो है देखते होंगे, दिखाई देता है अभी भी। मेन मैं आपको ये दिखाना चाहता था फ्लॉपी डिस्क। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन करता है। रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी ये हो जाएगा इसका सही। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज़ कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था मेन मेमोरी में रखा जाता है। ऊपर बहुत विस्तृत रूप से, बहुत ही ब्रॉडली, आपको बहुत ही डीपली मैंने आपको समझा दिया है। अब किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। देखिए मैंने आपको बताया था सीपीयू इनपुट यानी कि डाटा को जो है सीपीयू तक पहुंचाना, और सीपीयू से जो आउटपुट मिलेगा वहाँ तक है, यानी इनपुट से लेके सीपीयू तक और सीपीयू से लेकर आउटपुट तक, ये जो पूरा समय लगता है इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है। इनपुट सीपीयू और उसके बाद जो है आउटपुट, ये जो इसमें जो पूरा समय लग रहा है, इसमें पूरा समय लगता है, इसी को हम लोग जो है एक्सेस टाइम कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि जो कंप्यूटर तेज़ होगा, जो मेमोरी तेज़ होगी, उसमें इस प्रोसेसिंग में जो है टाइम कम लगेगा। भाई इनपुट देना, जल्दी से प्रोसेस होना, फिर जल्दी से प्रोसेस होने के बाद आउटपुट मिलना, इस पूरे जो प्रोसेस में अगर समय कम लगेगा तो कंप्यूटर कैसा कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा। वो मेमोरी कैसे कहलाएगी, अच्छी मेमोरी कहलाएगी, तेज़ काम कर लेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है ना। ठीक है, एक्सेस टाइम कहेंगे उसको। निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी रैम होगी। निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी है, रैम है। निम्न में से कौन सी रैम की विशेषता नहीं। रैम देखिए फास्ट होता है, महंगा होता है, उच्च बिजली खपत भी होता है। स्मॉलर ये नहीं, ये गलत है, छोटा नहीं होता। ये ऐसी कोई ये कोई मतलब विशेषता नहीं है कि छोटी होगी, ऐसा कुछ विशेष बात नहीं है। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सबको मालूम है। एस रैम का तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कह रहा है, एस रैम गतिशील रैम से तेज़ होती है। देखिए जो एस रैम होता है वो डी रैम से तेज़ होता है। क्यों तेज़ होता है, क्योंकि इसको रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता कम पड़ती है, ये कहा गया, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। एस रैम को रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए जो है क्या होता है, तेज़ होता है। मुख्य मेमोरी की तुलना में गौड़ मेमोरी में सीमित भंडारण क्षमता होती है। देखिए ये चीज़ गलत है। ये क्या कह रहा है, मुख्य मेमोरी जो अंदर जो मेमोरी होती है, जो इंटरनल मेमोरी होती है, उसकी तुलना में गौड़ मेमोरी जो बाहर जो हम लगाते हैं वो सीमित भंडारण क्षमता करता है, सीमित भंडारण क्षमता होती है। ये चीज़ बात देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, गलत है कि इससे जो हमारी पेन ड्राइव होती है, जो चिप होती है, क्या उसमें सीमित भंडारण क्षमता होती है, ऐसा नहीं है। उसमें भी जो है बहुत सारी जो मेमोरी है, बहुत सारा जो डाटा हम सेव कर सकते हैं, इसलिए ये जो तर्क है, ये जो स्टेटमेंट है गलत है।
एस रैम जो होती है, डी रैम जो होती है वो एस रैम से धीमी होती है। डायनेमिक रैम जो होती है वो एस रैम से धीमी होती है। क्यों धीमी होती है? क्योंकि इसको रिफ्रेशमेंट जो है ज़्यादा बार होता है। तो स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है गलत है, इसलिए जो है केवल 2 सही है। रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है, या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा को बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? परमानेंट मेमोरी को हम क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। भाई रैम क्या है? रैम तो जो है परमानेंट थोड़े है। रैम रैम तो जो है डिलीट हो जाती है, पावर सप्लाई के साथ तुरंत जो है कट हो जाती है। लेकिन रोम क्या होता है? पावर सप्लाई के बाद भी बना रहता है, इसलिए परमानेंट मेमोरी है। एक्सेस, एक्सेस मतलब पहुँच है। समय के आधार पर, एक्सेस टाइम के आधार पर किस प्रकार की स्मृति सबसे तेज़ है? सबसे तेज़ जो होती है क्या होती है? सीपीयू रजिस्टर होती है। अभी हम लोगों ने ऊपर हायरार्की पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है? रोम जो होती है स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, स्थायी मेमोरी है, ठीक। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नष्ट नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं? रोम में होते हैं। अब देखिए रोम में जो है ऐसा नहीं होता है, लेकिन ईपी रोम भी तो वही काम करता है। ईपी रोम भी क्या है? रोम का एक प्रकार है। ईपी रोम होगा ये, और ईपी रोम जो था उसमें भी यही काम होता है, रोम में भी वही काम होता है। ईपी रोम में, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। विषम का चयन कीजिए। फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी है, डीवीडी एक्सटर्नल है, हार्ड डिस्क एक्सटर्नल है, और रोम क्या है? इंटरनल है। इसलिए इसका जो विषम जो हो जाएगा बी हो जाएगा। रोम की किस किस्म पर डाटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है? देखिए केवल एक बार कहाँ राइट किया जा सकता है? ई रोम पे, ई पी ई ई रोम पे, ठीक ना। ई रोम पे जो केवल एक बार अंकन होता है, उसके बाद केवल जो हम इसको रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। और ईपी रोम कहता है, ईपी रोम में थोड़ा तो सुधार हो जाता है। ईपी रोम में कहता है हम इरेज कर सकते हैं, यानी मिटा सकते हैं। तो ई क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से किसे यूवी रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है? देखिए यूवी जो रोशनी होती है उसको किस किस में मिटाया जा सकता है? ईपी रोम में। डबल ई जो होता है उसमें एक ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पिरोम, ठीक है ना। और ईपी रोम में जो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसमें हम करते हैं यूवी रेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ईपी रोम हो जाता है। और जहाँ डबल ईपी है वहाँ पर एक ई का मतलब इलेक्ट्रिकल है। तो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल के माध्यम से, यानी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम जो है डाटा को रिमूव कर सकते हैं। और जहाँ सिंगल ई है यहाँ पर हम यूवी के माध्यम से जो डाटा को इरेज करते हैं। कौन सी मेमोरी सबसे छोटी सबसे तेज़ होती है और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है? कैश मेमोरी होती है इसको, ठीक है। ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को याद करिएगा। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का जो सिद्धांत होता है वो किस पे लागू होता है? कैश मेमोरी पे होता है। निम्न में से कौन सा सबसे तेज़ है? सबसे तेज़ कौन सा है? सबसे तेज़ रजिस्टर होता है, रजिस्टर के बाद जो है कैश मेमोरी होती है। तो रजिस्टर दे नहीं रखा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी किस में बनती है? एस रैम में बनती है। आप लोगों ने ऊपर देखा, फिर से दिखा देता हूँ एक बार आपको। देखिए कैश मेमोरी कहाँ बनती है? एस रैम में बनती है, ठीक। कहाँ चला गया? ठीक है, सबसे तेज़ क्या होगी? सबसे तेज़ है कैश मेमोरी, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। कैश मेमोरी के मुख्य रूप से, हाँ, कैश मेमोरी कहाँ बनती है? एस रैम में बनती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं आगे। फ्लैश ड्राइव एक प्रकार का क्या होता है? फ्लैश ड्राइव, देखिए फ्लैश ड्राइव क्या होता है? फ्लैश ड्राइव एक प्रकार का जो डबल ई पी रोम होता है, ठीक है। जैसे इसमें फ्लैश ड्राइव में क्या होता है? इसमें राइट और रीड दोनों जो है, दोनों दोनों काम होते हैं। मतलब राइटिंग का भी काम हो सकता है और रीड का भी काम हो सकता है। यानी हम डाटा को डाल भी सकते हैं, मतलब पढ़ भी सकते हैं, मतलब राइट भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। जैसे जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है जिसमें हम डाटा को डाल भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, और उसमें जो है
जैसे डाटा को डाल भी सकते हैं, डाटा को मतलब मिटा भी सकते हैं, डाटा को लिख भी सकते हैं और डाटा को जो है रीड भी कर सकते हैं। रीडिंग और राइटिंग दोनों का काम होता है फ्लैश मेमोरी में, ठीक है। और उसी फ्लैश मेमोरी के आधार पे जो है, जो फ्लैश मेमोरी होती है, मतलब फ्लैश मेमोरी जिस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, रीड और राइट दोनों होता है, उसी उसी में वही क्या होता है, ईपी रोम में भी होता है, डबल ईपी रोम में भी होता है। निम्नलिखित में किस में सर्वाधिक भंडारण होता है? हार्ड डिस्क में। निम्नलिखित में से कौन सा डीवीडी का पूरा नाम है? देखिए डीवीडी का जो पूरा नाम होता है वो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है। 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? फ्लॉपी ड्राइव मैंने जो आपको दिखाया था आउटपुट डिवाइस में, फ्लॉपी ड्राइव क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस होती है। फ्लॉपी ड्राइव मैंने आपको दिखाई थी जो चौकोर सी थी, देख लीजिएगा ऊपर का आप वीडियो में। निम्न कौन से ऑप्टिकल डिस्क है? निम्न में से कौन से ऑप्टिकल डिस्क है? ऑप्टिकल जो डिस्क है वो वार्म डिस्क है। वार्म डिस्क क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए वार्म का पूरा नाम क्या होता है? राइट वन वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, इसी को हम लोग वार्म कहते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्टिकल डिस्क होती है वो वार्म डिस्क होती है। वार्म डिस्क मतलब क्या होता है, जिसको एक बार लिखा जा सकता है, राइट वंस एक बार लिखिए और कई बार पढ़िए। लिखने और पढ़ने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर की भाषा में। लिखने और पढ़ने का मतलब क्या होता है, राइट और रीड का मतलब क्या होता है, ये मैंने ऊपर की वीडियो में बताया आपको। वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा चीज़ें। पेन ड्राइव क्या होती है? पेन ड्राइव जो होती है एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई है। सी इसका सही हो जाएगा। हटाई जाने वाली मतलब डिलीट करने वाली, राइट करने वाली और रीड करने वाली, मतलब पेन ड्राइव का मतलब ये है, इसमें रीड और राइट दोनों हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा और जो आप इसमें इस और जो इसकी जो वो है पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पीडीएफ जो पीडीएफ आपको मिलेगा उस पीडीएफ को आप कम से कम जो है 4 से 5 बार देख लीजिएगा, चीज़ें आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।